हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक हैं। हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। आप एलपीजी, सीएनजी आदि संक्षिप्त शब्दों से परिचित हैं जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस का, जबकि सीएनजी संघनित प्राकृतिक गैस का संक्षिप्त रूप है। आजकल दूसरा संक्षिप्त शब्द एलएनजी द्रवित प्राकृतिक गैस, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस प्रचलन में है। यह भी ईंधन है जो प्राकृतिक गैस के द्रवीकरण से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन प्राप्त होते हैं जो भूपर पट्टी के नीचे पाया जाता है। कोल के भंजक आसवन डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल गैस प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैसें तेल के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर में पाई जाती हैं। संपीड़न के पश्चात प्राप्त गैसों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है जो सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है। केरोसिन का भी उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे कुछ प्रदूषण फैलता है। स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल तथा सीएनजी से चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। अभी आपने जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हम इनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। इनको 3 भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हो सकते हैं: संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 3 प्रकार हैं: संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनको कई प्रकार से निरूपित किया जा सकता है: RH, RCH3, RCH2nR, यानी यहाँ N जो है वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है। RR, यहाँ R क्या है? यहाँ R एल्किल समूह है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स भी कहते हैं। सबसे छोटा एल्केन जो है वो मेथेन है। इसका एक हाइड्रोजन हटा करके यदि आप CH3 से उसको विस्थापित कर देते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। इस प्रकार ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनका सूत्र होता है CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन पर संकरण sp3 होता है। आकृति समचतुष्फल की होती है, जैसा आप देख रहे हैं ये समचतुष्फल की आकृति है, टेट्राहेड्रल। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बंध लंबाई कार्बन कार्बन बंध की 154 पिकोमीटर होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन की 112 पिकोमीटर होती है। बंध ऊर्जा कार्बन कार्बन बंध की 82.67 किलो कैलोरी पर मोल होती है और कार्बन हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा 98.67 किलो कैलोरी पर मोल होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण, इनका नाम एल्केन के रूप में लिखा जाता है, एल्क प्लस एन। पहला शब्द होता है एल्क और दूसरा शब्द होता है एन, दोनों को मिला करके एल्केन लिखा जाता है। अगर एक कार्बन है तो मैथ प्लस एन मेथेन कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ प्लस एन एथेन होता है, 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन और 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन होता है। यदि श्रृंखला हो तो लंबी श्रृंखला का चयन करके नामकरण किया जाता है। यहाँ देखिए आप, ये एक 6 कार्बन की श्रृंखला है। 6 कार्बन यानी हेक्सेन का ये यौगिक है और इसमें नंबरिंग हमने बाईं ओर से की है 1 2 3 4 5 6। इसमें दूसरे कार्बन पर नंबर 2 कार्बन पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और नंबर 4 पर आप देख रहे हैं एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये 4 एथिल और 2 मैथिल होगा, लेकिन जब इनका नाम लिखा जाता है तो
इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द पहले आ रहा है, इसलिए इथाइल का ई आता है पहले और मिथाइल का एम पहले आने से हम 4 एथिल 2 मैथिल हेक्सेन इसको लिखते हैं। अगर नंबरिंग इधर से की जाती दाहिनी ओर से तो 3 और 5 पर होता, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिस्थापी आते हैं उनका योग कम होना चाहिए, तो न्यूनतम योग और वर्णमाला के क्रम का ध्यान रखते हुए नाम लिखा जाता है। इस दूसरे उदाहरण में आप देखिए, इसमें 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, यानी ये ऑक्टेन है। नंबरिंग दाहिनी ओर से की गई है, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले नंबरिंग को देखिए आप, अगर दूसरी तरफ से नंबरिंग होती तो क्या होता। दाहिनी ओर से नंबरिंग में 3 पर 2 प्रतिस्थापी हैं तीसरे कार्बन पर, इसलिए 3 + 3, 4 पर 1 प्रतिस्थापी है, 4 जोड़ दीजिए 10 हो गया, और 5 पे 1 प्रतिस्थापी है, कुल 15 योग आया। बाईं ओर से अगर नंबरिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 पर 1 प्रतिस्थापी है, 5 पर 1 प्रतिस्थापी है, तो कुल योग 9 हुआ, और 6 पर 2 प्रतिस्थापी होने से 12 और 9 21 हो जाता है, जो ज़्यादा है। अपने को न्यूनतम योग देखना है, इसलिए नंबरिंग के लिए सही क्रम दाहिनी ओर से होगा। और इसमें तीसरे कार्बन पर 2 एथिल समूह है, चौथे पर 1 मैथिल समूह है और 5वें पर 1 आइसोप्रोपिल समूह है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका नाम लिखेंगे हम 3,3 डाई एथिल 5 आइसोप्रोपिल 4 मैथिल ऑक्टेन। इसमें मैथिल का एम देखा गया है, आइसोप्रोपिल में पी नहीं देखा जाता, आई देखा जाता है, और एथिल का डाई एथिल में एथिल का ई देखा जाता है। इस प्रकार से हम नाम लिखते हैं। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि 10 कार्बन वाली श्रृंखला है, चौथे कार्बन पर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है और 5वें पर सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, द्वितीयक ब्यूटिल समूह जिसको कहते हैं। नंबरिंग में आपको नंबर जो देना है वो आपने दिया इधर से, क्योंकि न्यूनतम योग आना चाहिए, तो नंबरिंग तो इधर से बाईं ओर से होगी। और लिखते वक्त 5 सेकेंडरी ब्यूटिल पहले लिखा जाएगा, क्योंकि बी इसका देखा जाता है ब्यूटिल ग्रुप का, और आइसोप्रोपिल का जो आई है उसको देखा जाता है। आइसोप्रोपिल को एक ही शब्द मानते हैं, इसलिए पी को ना देख के आई को देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 एथिल 2,2 डाइमेथिल पेंटेन की संरचना आपको अगर लिखनी है तो आप सबसे पहले 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बनाएंगे इस प्रकार से, फिर कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। अब जब श्रृंखला आपने बना ली है तो आप चाहे बाईं ओर से नंबर दीजिए चाहे दाहिनी ओर से नंबर दीजिए, एक ही बात है। कार्बन 3 पर एथिल समूह जोड़ना है और कार्बन 2 पर 2 मैथिल समूह जोड़ने हैं, वो इस प्रकार से आपने जोड़ दिए हैं। 2 मैथिल समूह कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 3 पर 1 एथिल समूह आपने जोड़ दिया है। अब ये जो कार्बन है बिना हाइड्रोजन के दिख रहे हैं आपको, तो कुल संख्या 4 करते हुए इन पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाएगी। यहाँ आपने इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन और इस पे 3 हाइड्रोजन जोड़ करके ये संरचना प्राप्त की है। तो हम सही संरचना कैसे लिख सकते हैं ये आपने जाना। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। ये 2 संरचना सूत्र आपको लिखने को कहा गया है, IUPAC का नाम दिया गया है आपको। 3,4,4,5 टेट्रामेथिल हेप्टेन और 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन का नाम आपको लिखना है। ये सबसे पहले हेप्टेन है, इसका मतलब 7 कार्बन की एक कार्बन श्रृंखला बना लीजिए, और इसमें कार्बन नंबर 3 पर 4 पर और 4 पर 2 मैथिल समूह और 5 पर 1 मैथिल समूह, इस प्रकार कुल 4 मैथिल समूह आपको लिखने हैं। अब यदि नंबरिंग आप देखें, सही नाम अगर आपको लगता है कि नाम गलत है और सही नाम देखना चाहते हैं, तो आप अगर नंबरिंग दाहिनी ओर से करते हैं तो भी 1, 2, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 पे ही प्रतिस्थापी आते हैं। तो बाईं ओर से नंबरिंग करें चाहे दाहिनी ओर से नंबरिंग करें, बात एक ही है। दूसरा उदाहरण देखिए, 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन। इसमें आपने हेक्सेन की 6 कार्बन की श्रृंखला बना ली है और 2 पर और 5 पर 1-1 मैथिल समूह आपने जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से आप 2 मैथिल समूह जब जोड़ चुके हैं, और नंबरिंग आप अगर उल्टा करके देखना चाहें, दाहिनी ओर से नंबरिंग करना चाहें, तो भी ये 2 और 5 पे ही प्रतिस्थापी आएगा, इसलिए ये नाम सही है, या ये जो संरचना सूत्र आपने बनाया है ये बिल्कुल सही है। हमने देखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण और उनका नामकरण। अब हम जानेंगे
कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस प्रकार की समावयवता देखी जाती है। प्रथम 3 सदस्य मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन में केवल एक संरचना पाई जाती है, यानी ये कोई समावयवता नहीं दर्शाते हैं, जबकि उच्च एल्केनों में एक से अधिक संरचना भी हो सकती है। यानी प्रथम 3 सदस्य जो हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन कोई समावयवता नहीं दर्शाते, लेकिन जो तीसरा सदस्य है ब्यूटेन, आप देख रहे हैं ब्यूटेन के 2 समावयव हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन एक सीधी श्रृंखला है कार्बन की, 4 कार्बन की, और जो शाखित श्रृंखला वाला ब्यूटेन है आइसोब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी में नाम है 2 मेथिल प्रोपेन। साथ ही आप देख रहे हैं इसका क्वथनांक दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन का 273 केल्विन और आइसोब्यूटेन का 261 केल्विन। ये इसका कारण ये है कि जब ब्रांचिंग होती है, शाखा हो जाती है, तो क्वथनांक कम होता है। पेंटेन जो अगला सदस्य है इस श्रृंखला का, उसके 3 समावयव संभव हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। श्रृंखला बढ़ती जा रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि नॉर्मल पेंटेन का क्वथनांक 309 केल्विन, आइसोपेंटेन का क्वथनांक 301 केल्विन और नियोपेंटेन का क्वथनांक 282.5 केल्विन है। तो संरचना के आधार पर इनके गुणों में भी परिवर्तन आता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला समावयवता और स्थिति समावयवता देखी जाती है। प्रश्न है, अणुसूत्र C6H14 वाली एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समावयवों की संरचना तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। आपको 6 कार्बन वाले एल्केन के समावयव लिखने हैं और उनका आईयूपीएसी नाम भी बताना है। देखिए, इसके 5 समावयव संभव हैं। नॉर्मल हेक्सेन सीधी श्रृंखला वाला 6 कार्बन की एक श्रृंखला है। अगर आप 5 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं तो दूसरे कार्बन पर मैथिल ग्रुप ला सकते हैं, तीसरे कार्बन पर मैथिल समूह ला सकते हैं, यानी नॉर्मल हेक्सेन के बाद 2 मैथिल पेंटेन और 3 मैथिल पेंटेन इसके समावयव हैं। अगर 4 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं तो आपको 2 मैथिल समूह मिलते हैं, जिनको आप कार्बन नंबर 2 और 3 पर लगा सकते हैं। इसका नाम होगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। और एक और समावयव संभव है जिसमें एक कार्बन पर 3 मैथिल समूह लगा दिए हैं, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन इसका नाम है। अब यहाँ इन संरचनाओं को देखकर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तथा 4 डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क कार्बन परमाणुओं की पहचान कर सकते हैं। ये देखिए, नॉर्मल हेक्सेन में जो सिरे वाला कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे, इसलिए ये प्राथमिक कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। यानी सिरे वाले जो कार्बन होते हैं वो हमेशा प्राथमिक होंगे, 1 डिग्री होंगे। ये जो कार्बन है दूसरे नंबर पे, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर CH2 से और इधर CH3 से, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल हेक्सेन में 2 तो 1 डिग्री कार्बन है सिरे वाले, ये वाला और ये वाला, और बीच के जो 4 कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी द्वितीयक कार्बन है। 2 मैथिल पेंटेन की बात करें आप तो इसमें 1, 2 और ये 3 प्राथमिक कार्बन है, ये 1, ये 2 ये द्वितीयक कार्बन है, और ये एक तृतीयक कार्बन भी इसमें है जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इधर ये CH3 से, इधर CH3 से और इधर ये पूरा CH2 CH2 CH3 है। तो इस प्रकार इसमें एक तृतीयक कार्बन भी है। 3 मैथिल पेंटेन भी इसी प्रकार से ये तृतीयक कार्बन है। और 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन में आप देखें तो इसमें 2 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला और ये वाला, और बाकी 4 जो है वो 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि वो सिरे पर है ये चारों। और 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन में एक कार्बन चतुष्क कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन द्वितीयक कार्बन है और ये प्राथमिक कार्बन है। प्राथमिक कार्बन कुल कितने हैं आप आसानी से पता लगा सकते हैं, सिरे वाले जितने भी हैं 1, 2, 3 और ये 4, कुल 4 इसमें प्राथमिक कार्बन हैं। समावयव संख्या, मीथेन में कोई समावयव नहीं होता, यानी केवल एक समावयव संभव है। इथेन में भी एक समावयव संभव है, प्रोपेन में भी एक समावयव संभव है, जैसा आपको अभी बताया था। ब्यूटेन के 2 समावयव संभव हैं, पेंटेन के 3 समावयव संभव है, ये भी आप देख चुके हैं। इसी प्रकार से हेक्सेन के 5 समावयव संभव हैं,
हेप्टेन में 9 समवाय संभव हैं। C8H18 ऑक्टेन के 18 समवाय संभव हैं। नोनेन में 35 समवाय संभव हैं और डिकेन के 75 समवाय संभव हैं। अभी हमने जाना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की किस प्रकार की समवायता होती है। अब हम देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का विरचन किस प्रकार से किया जाता है। आइए देखते हैं विरचन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विरचन की 3 विधियां हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से, एल्किल हैलाइडों से और कार्बोक्सिलिक अम्लों से। एल्केन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, जिसमें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से एल्केन का निर्माण करते हैं। ये एल्कीन है एथीन, इसके हाइड्रोजन से क्रिया द्वारा इथेन प्राप्त होता है। ये जो धातुएं हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, इनकी सतह पर हाइड्रोजन अधिशोषित होती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध को ये धातु सक्रिय करती हैं। क्रिया प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में सामान्य ताप व दाब पर होती हैं। सामान्य निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया अधिक ताप व दाब पर होती हैं। ये एल्कीन है, इसकी हाइड्रोजन से क्रिया हुई इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, तो आपको मिला एल्केन। प्रोपीन से आप प्रोपेन प्राप्त करते हैं, प्रोपाइन से भी आप प्रोपेन प्राप्त करते हैं। इसमें यहाँ एक हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अणुओं का उपयोग होगा। इस प्रकार से आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं।